हाय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू ताहिर सर्स एकेडमी। लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को ब्रीफ आउट करके समझा दिया हूं क्या होता है। थर्ड लॉ बाकी है, वो बाद में करेंगे। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि फोर्स, जो न्यूटन के लॉज जिस पे बेस्ड है, दैट इज फोर्स, वेरी मेजर क्वांटिटी, वो होता क्या है उसको समझते हैं। फोर्स देखो, ये ऐसी चीज है जो हर इंसान के साथ, हर कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ रिलेटेड है ही है। ठीक है, हम लोग आई जस्ट एज्यूम कि इंसानों के साथ जुड़ी हुई है। अब जब इंसानों के साथ जुड़ी हुई है फोर्स अपने आप में क्वांटिटी, तो इंसान, जैसे एज स्टूडेंट देखेंगे तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स के तीनों के बच्चे होते हैं। आप कॉमर्स के बच्चों को, आर्ट्स के बच्चों को डायरेक्ट न्यूटन के लॉस थ्रो करोगे, समझाओगे एमजी, नॉर्मल, फ्रिक्शन वगैरह, तो बेचारे सोचेंगे कि क्या है भाई, ये फोर्स तुम लोग का ही है, तुम लोग आपस में अपने आपस में ही बांट लो फोर्स को, हमारे को फोर्स मत दो, हमारे को दिमाग में फोर्स देके टेंशन मत दो। नहीं, फोर्स उनके लिए भी है, सबके लिए है। तो इन सिंपल टर्म्स हम लोग समझेंगे फोर्स क्या है, कि अगर आपके अपने दोस्तों को समझाना है तो आप लोग ये कर सकते हो। तो फोर्स इन सिंपल टर्म इज, पता है किसी को? पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओ। ठीक है, मेरे सेकंड्स होने से पहले आंसर आ जाना चाहिए आपको। अभी टाइम लिमिट स्टार्ट हुआ है ना, तो वट एवर टाइम वी आर, वीडियो का जो भी टाइम लेंथ है फिलहाल, उससे पहले अगर आपका आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में, तो आई विल अज्यूम कि फोर्स का सिंपल डेफिनेशन आपको पता है। अगर नहीं आया तो यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो फोर्स इन सिंपल टर्म्स इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल टू एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ये तो सबको पता है, पुश और पुल हर जगह लिखा भी होता है। याद आया कहाँ लिखा होता है? बहुत सारे डोर्स के अंदर बाहर लिखा रहता है। शॉप्स जो होती हैं, मॉल्स जो होते हैं, उनके अंदर बाहर लिखा था आइदर पुश और पुल। पुश का मतलब क्या होता है? अपने से दूर भेजना। पुल का मतलब क्या होता है? अपने को अपने से नजदीक लेके आना। If I want to pull something, I'll bring that object closer to me. If I want to push something, I'll move that object or applied force away from me. Okay, so this is push and pull in simple terms, which ultimately results force. ये फोर्स तो समझ में आ गया, इजी है ना? वेरी गुड। तो ये इजी से जाएंगे तो लॉ समझ में आएंगे। अब टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। साइंस के अपने आप में आप स्टडी देखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग रहती है और बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच है साइंस का। जो भी चीज ले लो स्कूल में पढ़ा था आपने एलिमेंट्स के बारे में, कितने सारे एलिमेंट्स थे। पहले एक साइंटिस्ट आया डॉबरिनस, फिर न्यूलैंड्स आया। सब साइंटिस्ट ने आके किस पे फोकस किया? जब चीज ज्यादा रहती है ना, तो उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट की जरूरत रहती है, उनको प्रॉपरली अरेंज करना होता है। तो सब साइंटिस्ट, 4-5 साइंटिस्ट आके गए, न्यूलैंड्स, ऑक्टेव्स है, डॉबरिनस, ट्रायर्स है, मेंडलीफ है, मोजली, 4 साइंटिस्ट स्कूल में हमने पढ़ा गया। तो इन चारों ने क्या फोकस किए? जितने एलिमेंट्स वो टाइम पे रिसर्च हुए थे, सबको अरेंज करने के लिए। तो यहाँ पे भी, और हमेशा से साइंस का अपना सिस्टमैटिक अप्रोच है। तो फोर्सेस भी जब आप गिनते बैठोगे ना बहुत सारे फोर्सेस हैं दुनिया में। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, फ्रिक्शनल, नॉर्मल, बहुत सारे फोर्स। अब ये फोर्स को हमें पहले कैटेगराइज करना है। कैसे कैटेगराइज करते हैं? तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कितने फंडामेंटल फोर्स है नेचर में? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल आर बेसिक थिंग, जिसको बुनियाद बोलते हैं, इसको पिलर्स आप बोल सकते हो। मतलब ये फोर्स फंडामेंटल किस हिसाब से बोला गया है? जैसे अर्थ बॉर्न हुआ, जब तक अर्थ रहने वाला है तब तक ये फोर्स रहेंगे। ये कंडीशन बेस्ड फोर्स नहीं है, हमेशा हर चीज पे अप्लाई करेंगे, हर सिचुएशन में अप्लाई किए जाएंगे। तो कौन से है वो? फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में फंडामेंटल फोर्स है। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स सबको पता है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं रिलीज करता हूँ, कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? रीजन क्या है? एक अर्थ का फोर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ बाइंड करके रखता है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं।
दूसरा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दो टर्म से बना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक चीज से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों की दोनों चीज किसमें मिलती है, मैग्नेट में नहीं, कंडक्टर में मिलती है। तो एक जब कंडक्टर के आसपास जब मैं बैटरी लगाता हूं और वो बैटरी को ऑन करता हूं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है अंदर की तरफ, और आसपास मैग्नेटिक फील्ड आती है ना सर्कुलर मैनर में। तो ये पूरे ओवरऑल फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज से मुझे दो फोर्स मिलते हैं, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो अपने आप में फंडामेंटल फोर्स है, और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा, चार्ज रुका हुआ है, तो अपने आसपास वो दायरा क्रिएट करता है, उस दायरे को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। उसको एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे दूसरे टेस्ट चार्ज को करीब लाना पड़ेगा, तब जाके मुझे मालूम पड़ेगा। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वही चार्ज जब मोशन में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आएगा और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सराउंड हो जाएगी, ये ऑर्स्टेड ने बताया था। वो फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। ये भी अपने आप में फंडामेंटल फोर्स है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार फंडामेंटल फोर्स है, मतलब न्यूक्लियस से दो फोर्स मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स भी हमारा फंडामेंटल फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी हमारा फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहां से क्रिएट होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां से क्रिएट होता है, दोनों न्यूक्लियस से क्रिएट होते हैं वो। और इजीली समझने के लिए आप रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लेते हैं। व्हाट आर रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, व्हिच आर हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल, यूरेनियम हो गया, है ना। तो ऐसे जब आप एलिमेंट्स के न्यूक्लियस लोगे, और न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के आसपास सराउंड होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब एटम नहीं दिखा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या दिखेगा। अब जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिखा नहीं तो उनका जो गैप है आपस में कितना है पता नहीं अपने को। और ऐसी चीज जो दिखती नहीं है और उसके बीच में जो फोर्स रहेगा वो ट्रिमेंडस फोर्स रहता है। दिखा नहीं मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रुदरफोर्ड ने बताया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एक चीज जो दिखाई देती नहीं है और उसमें भी दो पार्टिकल प्रेजेंट है, इतने करीब प्रेजेंट है, इतने करीब प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, उस वजह से जो ट्रिमेंडस एनर्जी रहेगी ना वो गेन हो जाएगी। तो जब वो निकलेगा ना, उसको अगर आप ओपनिंग एंड दोगे तो पूरा बर्स्ट आउट होकर निकलेगा। तो वैसे फोर्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक लाइव एग्जांपल है हाईली डिसअपॉइंटिंग थिंग जो अमेरिका ने किया था हिरोशिमा नागासाकी में, लाइक आई गेस वर्ल्ड वॉर 2 में। तो वो जो ब्लास्ट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, दैट वाज द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो टाइम पे अमेरिका ने यूरेनियम एलिमेंट को यूज किया था न्यूक्लियर ब्लास्ट क्रिएट करने के लिए। तो समझ में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, उसका इंपैक्ट आज तक है, 75 इयर्स हो चुके हैं वो चीज को, लेकिन आज तक चीज इट इज लाइक वेरी डेडली कंडीशंस ओवर देयर। तो वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिसका इफेक्ट ऐसा होता है। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स इससे कनेक्टेड है। वो टाइम पे जो एक्सप्लोजन हुआ तो हुआ, ऑन द स्पॉट डिस्ट्रक्शन हुआ तो हुआ, लेकिन क्या आज तक वो डिस्ट्रक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? यस। वो किस बदौलत हो रहा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। वो टाइम पे 75 इयर्स बिफोर जब अमेरिका ने दो स्टेट जापान के डिस्ट्रॉय किया था, वो टाइम पे एक्सप्लोजन होने के बाद जो एलिमेंट यूज किया था ना वो लोग ने, यूरेनियम, उसकी खासियत क्या थी, उसके कुछ न्यूक्लियाई बच गए थे। अब न्यूक्लियाई बच जाएंगे, ये डिस्ट्रक्शन को प्रोसीड करने के लिए काफी है। इसके लिए आज के टाइम पे कोई भी सुपर पावर कंट्री रहेगी ना, उसको सुपर पावर ऑन व्हाट बेसिस बोलते हैं, जितने ज्यादा उसके पास न्यूक्लियर वेपन है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ये इतना डेडली कंडीशंस क्रिएट करता है। तो एक भी यूरेनियम एलिमेंट या एक भी यूरेनियम न्यूक्लियर वो टाइम में बच गया रहेगा ना, वो काफी था। वो क्या करेगा, स्प्लिट होगा कुछ टाइम में और अपने दो डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट की करेगा। तो ये जो स्प्लिटिंग जो होता है ना, ये बगैर फोर्स के तो होगा नहीं। तो ये जो स्प्लिटिंग होता है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की जो स्प्लिटिंग होता है, इसके लिए वो स्प्लिट हो के होते ही जा रहा है और आज तक उसका इफेक्ट भेज रहा है। और स्प्लिट होने के बाद क्या होगा, यूरेनियम एलिमेंट स्पेशली स्प्लिट होने के बाद तीन
हार्मफुल रेज एमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा, जिसमें से बीटा तो रेडिएशन, गामा तो रेडिएशन में आते हैं, समझ में आया? हाईली दे आर पेनिट्रेटिंग, वेरी वेरी हार्मफुल। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये 4 फोर्सेस समझ में आया आपको, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर है। अब फंडामेंटल फोर्स इन नेचर के बाद फोर्स का कैटेगरीज हैं अलग अलग। सबसे पहले होते हैं रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स। रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स क्या होते हैं? रियल फोर्स असली होते हैं, स्यूडो फोर्स नकली होते हैं। प्लीज उनके नाम पे नहीं जाना है। वो ऑन व्हाट बेसिस रियल बोला है, ऑन व्हाट बेसिस स्यूडो, दिस इज स्यूडो, पीसीडो नहीं है वो, ठीक है? पी साइलेंट हो गया, सो वी कॉल दैट एज स्यूडो फोर्स। रियल फोर्स वो फोर्स होता है जिसपे न्यूटन का पहला लॉ एप्लीकेबल होता है, समझ में आया? जैसे और न्यूटन्स के लॉस अप्लाई किए जा सकते हैं, वैसे फोर्स को हम लोग रियल फोर्स बोलते हैं, स्पेसिफिकली फर्स्ट लॉ। ओके, स्यूडो फोर्स आर दोस फोर्स जिसमें न्यूटन का पहला लॉ स्पेसिफिकली ओबे नहीं होता है। समझ में आया? एग्जांपल के हिसाब से ये पेन है, पेन को छोड़ दूंगा, कहां जाएगा पेन? नीचे की तरफ जा रहा है ना? क्यों जा रहा है? किसकी वजह से जा रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? आप जितने भी क्वेश्चन इंपोज करो ना, तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज वो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है, इसलिए उसको रियल फोर्स बोलेंगे। स्यूडो फोर्स न्यूटन के स्पेसिफिकली पहले लॉ को फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल के हिसाब से जो जर्क होता है, ठीक है, वो कैसे क्रिएट होता है? देखते हैं। एक गाड़ी है या एक बस ले लो, बस के अंदर सब पैसेंजर्स बैठे हैं, बस चल रही है, ठीक है, बस मोशन में है, जो बाहर वाला बंदा रहेगा ना, उसको चीज मोशन में मूविंग नजर आएगी, बट जो अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं वो आपस में अपने आप को देखेंगे, तो पहली सीट वाला आगे पहुंच जा रहा है, ये पीछे पहुंच जा रहा है, ऐसा होता है नहीं ना? वो सब अपने आप को रेस्ट पे पाते हैं, है ना? जो बैठा है वही पोजीशन में बैठा है बस के अंदर, और वही दिख रहा है, रेस्ट पे दिख रहा है। लेकिन जैसे ही एंड बस इज मूविंग एट अ वेरी कंफर्टेबल स्पीड, लाइक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, ठीक है, जैसे ही ड्राइवर ब्रेक दबाता है, अब क्या होता है? क्या होता है? ड्राइवर ने फोर्स लगाया ब्रेक दबाने के लिए, समझ में आया? तो जितने पैसेंजर्स बैठे थे, दे फील द जर्क, उनको जर्क मिलता है, किस तरफ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो भी किसको? अपर बॉडी को, समझ में आया? तो अब क्या करते वो लोग? पीछे पलट के पीछे वाले को एक लाफा देते हैं क्या, बोलने के लिए क्यों धक्का दिया? नो। तो उसको धक्का किसने दिया या उनको धक्का किसने दिया? सोचो, ढूंढने पे आंसर आपको मुश्किल से मिलेगा। इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है, और जर्क भी मिला तो अपर बॉडी को क्यों मिला, लोअर बॉडी को क्यों नहीं मिला? तो इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन बता देता हूं मैं आपको, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो प्लेटफॉर्म है बस का, उस पे हमारा लोअर बॉडी लाइक फीट फिक्स है ना, समझ में? फीट रखा हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मेरा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मेरे बस के साथ मोशन में है, और मेरा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो टेका लिया हुआ है वो रेस्ट पे है। जैसे बस ब्रेक दबा के, ड्राइवर जो ब्रेक दबा रहा है, बस तो रुक जा रही है, तो मेरा लोअर बॉडी भी रुक गया बस के साथ, बट अपर बॉडी को जर्क मिल गया, मोशन मिला, वो ड्यू टू इनर्शिया। वो इनर्शिया भी क्या होता है, एक्सप्लेन करूंगा मैं, डोंट वरी। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा है, क्यों लोअर बॉडी रेस्ट पे है, मोशन में है, क्यों अपर बॉडी रेस्ट पे था, जर्क मिल गया, ऐसे जर्क क्यों मिला, ऐसे क्यों नहीं जर्क मिला? तो बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं, और सबका आप कंफर्टेबली आंसर नहीं दे पाओगे। इसके लिए ऐसे फोर्स को स्यूडो फोर्स बोलते हैं। They don't obey Newton's law. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल में क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स भी आएगा। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा jerk produced by a vehicle when applied brakes, और दूसरा आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अपने आप में स्यूडो फोर्स है, ठीक है, क्योंकि जैसे गाड़ी कर्व रोड पे, ठीक है, कर्व रोड है तो जाहिर सी बात है ड्राइवर को गाड़ी का स्टेयरिंग जब अगर राइट हैंड साइड कर्व है तो राइट हैंड साइड पे मूव करना पड़ेगा, तो फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड पे, समझ में आया। बट पैसेंजर्स किस तरफ जाते हैं, दिस इज वेरी कॉमन एक्सपीरियंस, जब गाड़ी टर्न ले रही है राइट हैंड साइड में तो पैसेंजर्स दे विल गो अवे, आउटवर्ड जाएंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे। कौन लेके जा रहा है उनको, कहां से आया फोर्स, किसने, फोर्स में लगा राइट हैंड साइड में, पैसेंजर्स कैसे बाहर जा रहे हैं, तो वो जो बाहर का फोर्स लेके जा रहा है ना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपने आप में स्यूडो फोर्स है, ठीक है। तो ये पहला कैटेगराइजेशन था फोर्स का, रियल फोर्स और स्यूडो फोर्स। इसके साथ और कैटेगरी है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Till then, I want you all to please by heart all these things and copy this down. बुक और पेन लेके बैठो, लिखते रहो, लिखने से भला होगा, लिखने से फायदा होगा और लिखने से ही मार्क्स आएंगे आपको एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में लिखना पड़ता है। समझ में आया, दिमाग में जितने भी चीज है दिमाग में रख के मतलब नहीं है, यू नीड टू रिमूव दैट आउट through your hand, so keep on writing, okay? Till then, we'll meet in our next class. Take care, goodbye.